हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन चैनल फिक्शन विद जोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी फोर्स्ड मैरिज के आज लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी की शादी विंग से ज़बरदस्ती करवा दी गई थी। शादी से पहले ना तो उसने अपने हस्बैंड को देखा था, ना ही वो जानने में इंटरेस्टेड था, लेकिन फिर भी उसकी शादी करवा दी गई थी। लेकिन इन सब में वांग जी को जैसे एक फैमिली का प्यार मिल चुका था। वांग जी की एक नई लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी। जब से वो वी फैमिली में आया था तब से वांग जी की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, क्योंकि ये फैमिली वैसी नहीं थी जैसी वांग जी ने इमेजिन की थी या फिर जैसी वांग जी बचपन से देखता आया था। ये फैमिली बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर विंग के जो पेरेंट्स थे वो लड़ते नहीं थे, और फिर लड़ते भी थे तो वैसे नहीं लड़ते थे जैसे उसके पेरेंट्स लड़ा करते थे किसी चीज़ के लिए, या फिर अगर वो ऐसे भी लड़ते थे तो ना तो वो एक दूसरे को ताने मारा करते थे, ना एक दूसरे से बिना किसी मतलब अच्छी तरह से बात करते थे। जैसे क्यूट कपल फाइट होती है, इतनी उम्र आने के बाद भी वो कपल बहुत अच्छी तरह से बात करता था, एक दूसरे के साथ क्यूट फाइट्स करता था, जिससे उस फैमिली में एक माहौल बना रहता था। साथ ही यानली और जो चेंग थे वो भी वांग जी से बहुत अच्छी तरह से बिहेव किया करते थे। वांग जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी होने के बाद उसकी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी। उसने आज तक जितना कुछ भी देखा है ओमेगाओं की लाइफ में, या फिर वो जिस माहौल में रहा है, वहाँ से उसे हमेशा यही लगता था कि एक टॉक्सिक फैमिली में से निकलने के बाद वो दूसरी टॉक्सिक फैमिली में जाएगा, और यहाँ तो वो कुछ कह भी सकता है लेकिन वहाँ तो वो कुछ कह भी नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर उसे हर चीज़ करने की आ जाती थी, वो जो चाहे वो कर सकता था। और मिसिस स्वीट उसे बहुत ज़्यादा स्पॉइल किया करती थी। यानली और चेंग से उसे पता चला था कि भाई बहन का प्यार क्या होता है। शुरू से ही वांग जी एक सिंगल सिबलिंग रहा है, उसके पेरेंट्स के वो एक ही है, उसके ना तो कोई छोटा भाई या बहन है, ना कोई बड़ा भाई या बहन है, तो वो अकेला ही रहा था। उसे नहीं पता सिबलिंग्स कैसे होते हैं, अब उनका प्यार, उनकी लड़ाइयाँ कैसी होती है। लेकिन जब से वो यहाँ आया था तब से उसे ये सब पता चल रहा था, एक परिवार क्या होता है, परिवार का जो हेल्दी माहौल क्या होता है, ये उसे यहाँ आने के बाद पता चल रहा था। और अभी भी वो कॉलेज जाता था, लेकिन अब एक चीज़ चेंज हुई थी, वो थी कि जब भी वांग जी कॉलेज से वापस आता था, मैडम लेन को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वांग जी कब जा रहा है या कब आ रहा है। वो अपना सारा काम खुद ही करता था, फिर कॉलेज जाता था। लेकिन यहाँ वांग जी के सुबह उठने से, ब्रेकफास्ट करने से लेकर वापस जब आता था तो मिसिस वी वांग जी के खाने का पूरा ध्यान रखा करती थी। जब वांग जी जाता था तो मैडम वी इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि वांग जी ब्रेकफास्ट करके जाए एंड अपना लंच साथ लेकर जाए, या फिर साथ नहीं लेकर जाए तो वो वांग जी को खुद आगे से पैसे दिया करती थी कि वो कॉलेज के कैफेटेरिया में खा सकता है। और जब वांग जी दोपहर में वापस आता था तब मैडम लेन उसके लिए नाश्ता तैयार रखती थी, उसके लिए स्नैक्स या फिर जूस जो भी वांग जी पसंद करे वो तैयार रखती थी, और घंटों बैठकर वांग जी के साथ बातें किया करती थी। मैडम का कहना था कि उसे बचपन से ही बहुत सारे ओमेगा गर्ल्स या फिर मेल ओमेगा बेटा या बेटी के रूप में चाहिए थे, क्योंकि मैडम भी एक मतलब बोलने वाली वो बोलचाल पसंद करती है, वो बहुत बातूनी है, और इसीलिए जब तक यानली जी आती तो यानली से बातें किया करती थी। लेकिन अब यानली की शादी हो चुकी है। वैसे तो यानली 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, इसीलिए यानी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ गई है, लेकिन वो भी कुछ दिनों के बाद चली जाएगी। इसीलिए मैडम भी कहती है कि वांग जी आ गया है तो वो वांग जी के साथ बातें कर पाती है। वैसे भी चेंग विंग और फेंग मियान तो हमेशा बस बिजनेस 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 में लगे रहते हैं, इसीलिए वो घर पर अकेली रह जाती थी। लेकिन जैसे ही वांग जी आया था उनका वो अकेलापन दूर हो चुका था, और वांग जी को भी एक माँ का प्यार मिल रहा था। मैडम लेन जो प्यार वांग जी को कभी नहीं दे पाए, वो मैडम वी ने कुछ ही दिनों में वांग जी को बता दिया कि एक माँ का प्यार क्या होता है। कभी कभी तो वांग जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता था। वो फैमिली वांग जी को ऐसा लगता ही नहीं थी कि ये फैमिली कोई गैर है, कोई पराई है, वो किसी दूसरी फैमिली में आया है। सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। फेंग मियांग भी जब भी उन्हें टाइम मिलता था तो वो वांग जी के साथ बातें किया करते थे, पूरी फैमिली के साथ। वो सिबलिंग्स एक दूसरे को टीज किया करते थे, और वो कपल्स एक दूसरे से क्यूट फाइट किया करते थे। तो वांग जी को वो माहौल बहुत अच्छा लगता था, और वो वांग जी जो घर नहीं आना चाहता था, जो चाहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कॉलेज में बिताए, फिर कॉलेज के बाद भी कुछ ऐसा करे ताकि वो घर लेट जाए। लेकिन अब वांग जी से घर जल्दी आने की कोशिश करता था ताकि वो अपनी फैमिली के साथ तब टाइम स्पेंड कर सके।
और रही वांग जी का जो रिश्ता था उसका हस्बैंड के साथ कैसा था, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि जब से वांग जी यहाँ पर आया था वो विंग से ठीक से मिला ही नहीं था। अब ये कहें कि वो मिला नहीं था या फिर वो विंग को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वांग जी को जब से उसने विंग को देखा है उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है। जब भी वो विंग के पास जाता है उसे ऐसा लगता है जैसे वो बोल ही नहीं पाएगा, वो उसका थ्रोट जाम। मतलब वांग जी एक प्रोफेसर है, वो अपनी बात रखने में अपनी बात समझाने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब भी वो विंग के पास जाता है विंग के सामने भी जाता है तो भी वो कुछ कह ही नहीं पाता है। और इसी डर से कि विंग उसके बारे में क्या सोचेगा कि वो इस तरह से बात करता है या फिर वो बात ही नहीं कर पाता, इसीलिए कहीं ना कहीं वो विंग को इग्नोर करने लगा था। वो सुबह विंग के उठने से पहले ही उठ जाया करता था और मैडम वी के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने कॉलेज चला जाया करता था और वो तो जल्दी वापस आ जाता था। और इससे पहले कि विंग ऑफिस से वापस आए वो डिनर करके सो भी जाता था। वैसे तो सभी लोग साथ डिनर करते थे, लेकिन वांग जी मैडम वी से ये कहकर कि उसे सुबह जल्दी उठना है और जल्दी ही कॉलेज जाना है, इसलिए उसे जल्दी ही डिनर करने की आदत है, तो ये कहकर वो जल्दी डिनर कर लेता था और जल्दी सो जाता था। उन दोनों का रिश्ता शादी से लेकर अब तक ज़्यादा बड़ा नहीं था, ना तो वांग जी विंग के बारे में कुछ जानता था उस चीज़ को छोड़कर जो यान लियो चैंग और मैडम वी ने उसको बताई थी। इसके अलावा वांग जी विंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसे ये तक नहीं पता था कि विंग ने उसे देखा कहा है, जो वो इतनी परफेक्ट ओमेगाओं को छोड़कर वो एक प्रेस्टीजियस फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो वैसे ही ओमेगा अपने लिए चुनने के बजाय वो मिडिल क्लास वांग जी के पास क्यों गया था। वांग जी को ये आंसर अभी भी नहीं मिला था। उसने कई बार मैडम से पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात अगर वो उसके हस्बैंड से पूछेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस एक दो बार पूछने के बाद फिर मैडम वी इस बात का जवाब नहीं देती थी, तो वांग जी ने भी पूछना बंद कर दिया। वो नहीं चाहता था कि मैडम वी को ये पता चले कि अभी तक वांग जी और विंग के बीच में इंटरेक्शन ही नहीं होता था, तो वांग जी पूछे क्या। टाइम ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वांग जी देख सकता था कि विंग उससे बात करने की कोशिश करता था। जब भी वांग जी सोया करता था, ऐसे तो वांग जी कभी कभी सोने का नाटक करता था क्योंकि इतनी जल्दी नींद वांग जी को भी नहीं आती थी, तो विंग उसके पास आकर बैठा करता था, उसके फेस को बहुत देर तक देखा करता था लेकिन कुछ कहता नहीं था। और जब वांग जी जागा हुआ होता था तब भी उसने देखा है कि विंग बात करने की कोशिश करता था, लेकिन वांग जी इतना इतना डर जाता था कि वो विंग से बात ही नहीं कर पाता था, क्योंकि उसने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में एक कपल को लेकर, यहाँ आने के बाद तो उसकी राय थोड़ी सी चेंज हुई है मिसेस वी एंड मिस्टर वी को देखकर, लेकिन जो उसने एक्सपीरियंस किया था अपने घर पर, उसके पेरेंट्स कैसे लड़ा करते थे, कैसे एक दूसरे से किस तरह से बात किया करते थे, तो वांग जी के दिल में दिमाग में वो एक चीज़ बैठी हुई है कि अगर उसके और विंग के बीच भी ये सब हुआ तो, और ये फैमिली इतनी अच्छी है, अगर वैसा कुछ हुआ तो क्या ये फैमिली उसे ठीक उस तरह से देखेगी जैसे वो भी देखती है। इसलिए वांग जी के दिल में कई सारे डर थे, कई सारी बातें थी, इसीलिए वो कहीं ना कहीं विंग के साथ खुल नहीं पाता था। वहीं एक दिन सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे और उनके सामने एक इन्विटेशन कार्ड रखा हुआ था। मैडम वी ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी तुम्हारे पास कुछ कपड़े नहीं होंगे, हमें शाम को एक पार्टी में चलना है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलो, वैसे भी आज तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी है। ये सुनकर वांग जी ने मैडम वी की तरफ देखते हुए कहा, पर माँ मेरे पास कपड़े हैं, वो ठीक रहेंगे। इस पर मैडम ने कहा, आई नो तुम्हारे पास कपड़े हैं बेबी, लेकिन मैं भी तो अपने लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ, वैसे भी यानी भी जाने वाली है और यानी बहुत दिन से घर पर है तो ये घूम भी लेगी, तो चलो ना हमारे साथ शॉपिंग पर। ये सुनकर वांग जी ने यानी की तरफ देखा, जिसने भी वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाँ वांग जी हमारे साथ चलो ना, वैसे भी जब से तुम यहाँ पर आए हो तुम कभी हमारे साथ बाहर घूमने भी नहीं गए हो, तुम हमेशा अपने काम में बिजी रहते हो, तो क्यों ना आज हमारे साथ चलो। ये सुनकर वांग जी ने उन दोनों की तरफ देखा और बस नोट किया। फिर क्या था, वो तीनों भी ओमेगा शॉपिंग के लिए जा चुके थे। वहीं जब वो शॉपिंग करके शाम को वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि तीनों वीज भी वहीं पर ही थे। चैंग, मिस्टर वी एंड विंग भी वहीं पर थे और वो तैयार हो चुके थे। और ये देखकर तो मैडम वी ने उन तीनों की तरफ कन्फ्यूजन में देखा, क्योंकि ये वीज इतनी जल्दी तैयार हो ही नहीं सकते। यहाँ तक कि ये लोग तो कभी कभी तो मैडम वी और यानी को ये तक कह देते हैं कि वो लोग जाए वो सिर्फ वो ऑफिस से सीधा पार्टी में आएंगे, लेकिन आज वो लोग यहाँ पर थे तो मैडम वी को थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो यहाँ वहाँ पर सामने आए और उन्होंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, तो आज तुम तीनों इतनी जल्दी कैसे आ गए, वैसे तो तुम लोग सीधा ऑफिस से किसी भी पार्टी में आते हो, आज ऐसा क्या चेंज हो गया। ये सुनकर मैं मिस्टर वी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा,
तुम्हारा बेटा उसके ओमेगा को देखना चाहता था। उसे चिंता थी कि उसके ओमेगा ने कोई नई ड्रेस ली या नहीं, या उसके ओमेगा को पता है या नहीं कि उसे पार्टी में जाना है, या पार्टी में जाना है तो उन्हें क्या पहनना है। तो तुम्हारा बेटा हम दोनों खींच कर जल्दी ले आया है। ये सुनकर विंग के ईयर्स पिंक हो गए और वो वांगी से अपनी नज़रें चुराने लगा। वहीं वांगी ने जब ये सुना तो उसके दिल में भी एक अजीब सी वार्मथ फील हुई उसे, और उसे ऐसा लग रहा जैसे उसके स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ रही थी। उसने अपने इमोशंस को कैसे भी कंट्रोल किया। उसने मैडम की तरफ देखते हुए कहा, माँ मैं तैयार होकर आता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत बिना पीछे देखे अपने रूम में चला गया था। और उसके बाद मैडम भी और यानी भी अपने अपने रूम में चली गई थी तैयार होने के लिए, और वो तीनों भी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। और उस थोड़ी देर बाद तीनों यानली, मैडम वी और वांग जी भी नीचे आ चुके थे, और तीनों ही अपने अपने आउटफिट्स में सच में स्टनिंग लग रहे थे। मैडम वी एंड यानली ने बहुत ब्यूटीफुल गाउन पहन रखा था। यानली का गाउन रेड था एंड मैडम वी ने ब्लैक एंड रेड गाउन पहन रखा था। वही वांग जी ने ब्लैक सूट पहन रखा था। और तीनों ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, और विंग तो अपने ओमेगा पर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। ये कहीं ना कहीं वांग जी फील कर सकता था कि जब से वो नीचे आ रहा है तब से विंग उसे ही देखे जा रहा है, लेकिन वांग जी की हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो अपनी नज़र को उठाकर ऊपर देखे। और आज उसे और ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे उसे अंदर से ही रियलाइज़ हो रहा हो कि आज कहीं ना कहीं विंग उससे बात करेगा, या फिर सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में जाएंगे तो उसे भी विंग के साथ बैठना पड़ेगा। तो वो उस सफ़र को कैसे तय करेगा जिस हस्बैंड से उसने आज दिन तक बात तक नहीं की है, वो कार में विंग के साथ अकेला कैसे जाएगा। वांग जी यही सब सोच रहा था। इसलिए जब वो लोग कार में बैठने के लिए बाहर आए तो इससे पहले कि विंग उसे अपने साथ बैठने के लिए कह पाता, वो चेंग और यानी के साथ जाकर बैठ गया। और ये देखकर कहीं ना कहीं विंग की मुठ्ठियाँ बिस रही थी। उसकी जो आंखें वो वांग जी को देखकर हमेशा सॉफ्ट रहती हैं, उन आंखों में हमेशा वार्मथ रहती है। लेकिन आज पहली बार विंग की आंखों में वार्मथ नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखों में गुस्सा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। और ये देखकर कहीं ना कहीं मैडम वी ने विंग और वांग जी की तरफ देखा। उसे भी कई दिनों से लग रहा है कि विंग और वांग जी का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा वह सोचती हैं, या फिर विंग जैसा एक्सप्लेन किया था। लेकिन वो लोग लेट हो रहे थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो लोग पार्टी की तरफ जाने लगे थे। थोड़ी देर बाद वो पार्टी में पहुंच चुके थे। लेकिन अब यहाँ से जो पोजीशन थी या फिर सिचुएशन थी वो रिवर्स हो चुकी थी। इतने दिनों से वांग जी विंग को इग्नोर कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो लोग पार्टी में पहुंचे थे अब विंग ने वांग जी को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। क्योंकि विंग वांग जी देख सकता था, जब से वो पार्टी में गए थे तब से विंग ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। वो विंग जो हमेशा बस उसे देखता रहता था। कहीं वांग जी भले उसकी तरफ ना देखे, वांग जी कुछ भी कर रहा हो, अगर विंग घर में होता था तो भी वांग जी की तरफ देखा करता था। लेकिन अभी इतनी बड़ी पार्टी में जब कहीं ना कहीं वांग जी विंग के लिए तैयार होकर आया था, विंग उसकी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि विंग कुछ उम्मीदवारों के साथ बातें कर रहा था। और वो उसके हाथ में वाइन थी, वो वाइन पी रहा था एंड कुछ ओमेगास के साथ जो कि बिजनेस वुमेन थी या फिर बिजनेस वुमेन्स की बेटियां थी उन सबके साथ बातें कर रहा था। और वो कोल्ड विंग आज पहली बार मुस्कुरा कर उन लोगों से बातें कर रहा था। और ये देखकर कहीं ना कहीं वांग जी को अच्छा नहीं लगा। उसकी मुठ्ठियाँ बिछ रही थी, और उसके दिल में जैसे कुछ हुआ। आज से पहले वांग जी ने ऐसी फीलिंग कभी कभी फेस नहीं की, कभी उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी जाए विंग को बस उन ओमेगाओं से खींच कर दूर ले आए। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी में वांग जी क्या ऐसा कर सकता था? बिल्कुल नहीं। इसलिए वो बस अंदर ही अंदर जल रहा था। वो जेलस फील हो रहा है, ये भी वो खुद को मना नहीं रहा था कि वो जेलस है। वो बस देख रहा था कि उसका हस्बैंड ऐसा कैसे कर सकता है। उसका इतना ब्यूटीफुल ओमेगा यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो ओमेगाओं के साथ फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन वांग जी को क्या कौन बताएगी, ये सिचुएशन उसी ने अपने ऊपर ली है। अगर वो अपने अल्फा को इतना इग्नोर करेगा तो उसका अल्फा तो उसे जेलस फील कराने के लिए कुछ तो करेगा ही। और कहीं ना कहीं विंग यही चाह रहा, वो देखना चाहता था कि क्या वांग जी को फ़र्क भी पड़ता है कि वो किसी और से बात करता है, किसी ओमेगा से बात करता है। लेकिन विंग देख पा रहा था वांग जी की रिएक्शंस, वांग जी की आंखें जो हमेशा बस पोलाइट रहा करती थी, जो हमेशा एक तरह के इमोशंस दिखाया करती थी, आज उन आंखों में जेलिसी थी, उन आंखों में गुस्सा था। और ये देखकर विंग जैसे स्प्लिट कर रहा था, लेकिन अभी भी वांग जी को दिखा नहीं रहा था। पार्टी ऐसे ही चल रही थी। मैडम भी वांग जी को सबसे मिला रही थी, जितने भी उनके दोस्त थे, बिजनेस पार्टनर्स थे। चेंग भी अपने दोस्तों के साथ वांग जी को मिला रहा था, और चेंग ने अपने फियांसे से वांग जी को मिलाया जो कि लेंशिचेन थे। वांग जी भी एक लेन है और लेंशिचेन भी एक लेन है, लेकिन ये लोग अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनका जो इनकी जो फैमिली है वो बहुत सदियों से ही साथ हैं। और लेन फैमिली लेन
वांग जी की जो फैमिली है वो तो मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन लिन शीजिन एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। वहीं दूसरी तरफ यानली के जो ससुराल वाले थे वो लोग भी आए थे, तो वांग जी को यानली उनसे भी मिला रही थी। ऐसे ही पार्टी चल रही थी, सब लोग इंजॉय कर रहे थे। वांग जी ने आसपास देखा तो उसे भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे वॉशरूम यूज़ करना था, इसीलिए वो यानली से कहकर कि वॉशरूम यूज़ करने जा रहा है, उसने एक वेटर से वॉशरूम का रास्ता पूछा और वो उस तरफ जाने लगा। उसने जाकर ओमेगाओं का वॉशरूम ओपन किया तो उसने देखा, और सामने उसने जो देखा उसकी आंखें अपनी जगह पर ही फ्रोज हो गई, उसके पैर अपनी जगह पर ही रुक गए। ना तो वो आगे बढ़ पा रहा था, ना तो वो पीछे जा पा रहा था, क्योंकि सामने वही एक ओमेगा थी जो बहुत देर से उसके हस्बैंड के साथ बातें कर रही थी। और अब सिर्फ यहाँ पर वो ओमेगा नहीं थी, बल्कि यहाँ पर विंग भी था, और विंग उस ओमेगा पर झुका हुआ था इस तरह से, जिस तरह जैसे कि वो उस ओमेगा को किस करने वाला हो। और ये देखकर वांग जी की मुट्ठी मच गई, लेकिन जैसे ही गेट ओपन हुआ था, उस गेट ओपन होने की आवाज़ से विंग ने तुरंत गेट की तरफ देखा, और वांग जी को देखकर उसका पूरा फेस सफ़ेद हो गया, फक्त सफ़ेद पड़ गया। उसे नहीं समझ आ रहा कि वांग जी यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये सिचुएशन बहुत अचानक हुई थी, विंग को खुद समझ में नहीं आया था, लेकिन वांग जी की मुट्ठियाँ बिच रही थी। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल टूट रहा हो, उसके आंखों में कब आंसू आ गए उसे खुद रियलाइज़ नहीं हुआ, और अगले ही पल उसने अपने कदमों को बस पीछे ले लिया था, और वो उस पार्टी से निकल गया। वो सामने से नहीं गया था, बल्कि वो बैकडोर से निकल गया था। वहाँ पर जो वीज की कार थी, तो उसने ड्राइवर को कहा कि वो घर जाना चाहता है, और वो तुरंत गाड़ी में बैठा। लेकिन जैसे ही वांग जी निकला था, वीग ने भी तुरंत उस मेगा को पुश किया, और तुरंत वो भी वांग जी के पीछे भागने लगा। वो वो वांग जी को रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो वांग जी को रोक पाता, वांग जी गाड़ी में बैठ कर जा चुका था। वींग ने भी अपनी गाड़ी ली, और वो भी वांग जी के पीछे जाने लगा था। वो वांग जी को पीछा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने ड्राइवर को तेज चलाने के लिए बोला, और वांग जी विंग से पहले ही अपने मिशन पहुंच चुका था, तो तुरंत अपने घर में गया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने रूम का डोर बंद कर पाता, विंग ने तुरंत उस डोर के बीच अपने हाथ को रख लिया और डोर को खोल दिया। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, विंग की आंखों में इनसिक्योरिटी थी, जैसे उसे डर हो कि वांग जी से गलत ना समझ ले, लेकिन वांग जी की आंखों में बस आंसू थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वांग जी विंग को इग्नोर करता था, क्योंकि उसे नहीं समझ आता था कि वो विंग से कैसे बात करे। तो क्या उसके इग्नोर करने से विंग को इतना ज़्यादा हर्ट हुआ, या फिर विंग कभी चाहता ही नहीं था वांग जी के साथ, तो वो वांग जी के साथ रिश्ते की शुरुआत करना। अगर विंग ऐसा है, वांग जी ने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि जैसा मैडम भी उसके बारे में बताया करती थी, जैसे नियाली और चेंग उसके बारे में बताया करते थे, सभी लोग विंग के बारे में अच्छा ही बोला करते थे कि विंग को कभी किसी गाँव में इंटरेस्ट था ही नहीं। लेकिन जब से विंग ने बस अचानक एक दिन आकर कह दिया कि वो वांग जी से शादी करना चाहता है, और जब उन्होंने पूछा था कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो उन लोगों ने विंग ने कहा था कि वो बस एक मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस वांग जी से शादी करनी है। तो अब विंग चाहता क्या है? अगर उसे किसी और में गाँव में इंटरेस्ट था, तो उसने वांग जी से क्यों शादी की थी? यही सोचकर वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए उसने अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया और फिर से आगे बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो और ज़्यादा आगे बढ़ पाता, तुरंत विंग उसके पीछे गया और उसने वांग जी को बैक हक कर लिया, और उसने उसके ईयर में विस्पर करते हुए कहा, शांत हो जा लंजा, जैसा तुमने देखा है वैसा कुछ नहीं था। मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसे कैसे भाग कर आ सकते थे? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो मेरी बात तो सुनने की कोशिश करते। जैसा तुमने देखा था वैसा वहाँ पर कुछ नहीं था। मैं बस मेरे हाथ से उस मेगा की ड्रेस पर बस वाइन गिर गई थी, तो मैं उससे वॉशरूम दिखाने गया था, लेकिन उसे कुछ चाहिए था, इसीलिए उसने मुझे वॉशरूम में बुलाया। लेकिन अचानक ही उसने मुझे अपने ऊपर खींच लिया। उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता तुम वहाँ पर आ गए थे, और तुमने सिचुएशन को गलत समझ लिया। मेरी बात समझने की कोशिश करो लंजा। ये बोलकर वो वांग जी के बर्थ नेम से उसे बुला रहा था, और वांग जी को अच्छी तरह से याद है उसने आज से पहले विंग को अपना बर्थ नेम कभी नहीं बताया, इसीलिए वांग जी कंफ्यूज भी था। लेकिन विंग की जो गर्म सांसें थी वो वांग जी के ईयर पर ब्रश हो रही थी, तो वांग जी को अपनी पूरी बॉडी में अपनी सेंसेशन फील हो रही थी। साथ ही विंग जिस डिस्प्रेशन के साथ बता रहा था कि जैसे वो नहीं चाहता कि वांग जी उसे गलत समझे, लेकिन विंग ने तुरंत वांग जी को अपनी तरफ घुमाया और उसके एक चीख को पकड़ते हुए कहा, मेरी बात का यकीन करो, जैसा तुमने सोचा था वैसा कुछ नहीं था। मैं किसी और के पास जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, मेरा यकीन करो। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में
कुछ नहीं था। उसे नहीं पता उसे क्या पूछना चाहिए। उसे ये भी नहीं पता कि उसे क्यों फ़र्क पड़ता है अगर विंग किसी और ओमेगा के पास जाता है, जबकि वो भी तो विंग के पास नहीं आता। वो विंग का हस्बैंड है, तो उसे विंग से बात करनी चाहिए, उसे विंग को समझने की कोशिश करनी चाहिए, इस बात का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर विंग ने उसी से क्यों शादी की। लेकिन वांग जी को नहीं पता कि वो विंग के पास नहीं आ पाता था। विंग ये सब बोल रहा था, लेकिन अचानक विंग के फेस पर एक हल्का सा पाउट आ गया और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है? लेकिन मैंने क्या किया है? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। अगर तुम मुझे इग्नोर नहीं करते तो मैं उन ओमेगाओं के पास नहीं जाता, और अगर मैं उन ओमेगाओं के पास नहीं जाता तो वो वाइन गलती से उसकी ड्रेस पर नहीं गिरती, वो वाइन नहीं गिरती तो मैं उसके साथ वॉशरूम नहीं जाता, और वॉशरूम नहीं जाता तो वो मुझे अपने इतना क्लोज खींच नहीं पाते, और अगर वो मुझे इतना क्लोज नहीं खींच पाते तो तुम मुझे वैसे नहीं देख पाते। तो इसमें इंटायर गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ अपनी आंखें बड़ी करते हुए देखा, और इस वक्त वांग जी बहुत क्यूट लग रहा था। रोने की वजह से उसकी पहले ही उसकी नोज़ बहुत रेड थी और आंखें भी हल्की सी सूज गई थी। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, गलती करो तुम, ओमेगाओं के पास जाओ तुम, और गलती अब तुम सिर्फ मेरे ऊपर डाल रहे हो। मेरी क्या गलती है? मैंने कब तुम्हें इग्नोर किया? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। कब इग्नोर किया? जब से हमारी शादी हुई लंजा, तुम मुझे इग्नोर ही कर रहे हो। मैं कितना तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ, कितना तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे ऐसे भागते हो जैसे कि मैं भूत हूँ कोई और तुम्हें खा जाऊँगा। और आज भी जब मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ चलो, तुम पार्टी में, वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर्स होंगे, जितने भी लोग होंगे, तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर उस पार्टी में तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँ, लेकिन तुम तो चेंग और यानी के साथ चले गए। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए था। इसलिए मुझे बस गुस्सा आ गया था और मैं उन ओमेगाओं के साथ था। तो इसमें गलती तुम्हारी है, तुम मुझ में गलती नहीं निकाल सकते। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और बहुत ही विस्पर करते हुए ही कहा, मैं आपको इग्नोर नहीं करता। मैं आपके सामने बात ही नहीं कर पाता। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्यों? तुम मेरे सामने क्यों बात नहीं कर पाते? मैंने कहा ना कि मैं कोई भूत थोड़ी हूँ जो तुम्हें खा जाऊँगा। तुम मेरे सामने बात क्यों नहीं कर पाते? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं के पास होता हूँ या आपकी तरफ देखता हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा गला जाम हो चुका है। मैं आपके सामने कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा। मेरी जीभ लड़खड़ाने लगती है। मुझे लगता है कि मुझे कोई बीमारी हो चुकी है। मैं कुछ सोच रहा था कि मैं डॉक्टर को दिखा दूँ, क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है जब मैं आपके पास आता हूँ। इसलिए मुझे डर लगता है कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ जिससे आपको हर्ट हो। इसलिए मैं आपके पास नहीं आता। मैं खुद को एम्बेरस फील नहीं करवाना चाहता। और ये सुनकर विंग का जो प्लेफुल नेस था, या फिर जो भी वो वांग जी को समझाना चाहता था, उसके फेस पर वही एक्सप्रेशंस थे। लेकिन ये सुनने के साथ ही विंग के जो एक्सप्रेशंस थे वो पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। और उसने वांग जी की तरफ देखा। उसकी जो पकड़ जो वांग जी की वेस्ट में थी वो और ज़्यादा टाइट हो चुकी थी, और उसने वांग जी को अपने और क्लोज खींच लिया था। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम डॉक्टर के पास क्यों जाने वाले थे? इस चीज़ के बारे में पूछने के लिए? ये सुनकर वांग जी ने नोट किया और उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ चुके थे। उसे लगा था कि उसे कोई ना कोई बीमारी हो चुकी है। इसलिए उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं कल ज़रूर डॉक्टर के पास जाऊंगा। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे सच में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है शायद। ये सुनकर विंग के फेस पर एक स्मिक आ गया। उसने वांग जी के चीक को सहलाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये बीमारी कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता लंजा। इस पर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, और जैसे उसकी आंखों में अब डर आ गया था, उसने विंग की तरफ देखा और कहा, तो क्या ये बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है? इस पर विंग ने नोट करते हुए कहा, ये बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इस पर वांग जी विंग की तरफ देखने लगा। वो सच में बहुत ज़्यादा डर चुका था। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, यह बीमारी पहले मुझे हुई थी और फाइनली ये तुम्हें भी हो चुकी है, और तुम सोच भी नहीं सकते कि आज मैं कितना खुश हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, आप आपको भी बीमारी हुई थी और फिर भी आप खुश हो? आखिर ये बीमारी है क्या और आप खुश क्यों हो?
इस पर वीइंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, माई बुद्धू लिटिल वाइफ, तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये बीमारी नहीं, ये प्यार है। तुम मुझसे प्यार करते हो। जब भी तुम मेरे आसपास होते हो तुम्हारा दिल बहुत ज़ोर से धड़कता है। जब भी तुम मेरे पास होते हो ये सब पहले मुझे हुआ था और मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ था, लेकिन अब ये सब तुम्हारे पास आ रहा है तो उसे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ में तुम्हें अपने हस्बैंड की ज़रूरत होगी। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा और ये सुनकर तो वांग जी का पूरा फेस रेड हो चुका था, क्योंकि वीइंग का हाथ उसकी वेस्ट में था और उसका अब नोटिस उसने किया था कि वो वीइंग के कितने क्लोज था। उसने वीइंग की तरफ देखा, उसकी आंखें भी बड़ी थी। उसने कहा, "प- प- प- प्यार, ये प- मैं आपसे प्यार, आपको कैसे पता?" ये सुनकर वीइंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, जिस तरह से तुम बात कर रहे हो मुझे अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात मुझे इग्नोर करने की, तो अब मुझे इग्नोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे सामने अटक कर भी बात करोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ उसे शेयर करो। ऐसे मुझसे दूर जाने से वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, और अब मेरा भी बहुत हो चुका है। मैं तुम्हें खुद को इग्नोर नहीं करने दूंगा। तुम्हारा इतना हॉट हैंडसम अल्फा है जिससे हर ओमेगा शादी करने के लिए मरता है, जिसने तुमसे शादी की है, और तुम उसे इग्नोर करते हो। तुम अपने इतने हैंडसम हस्बैंड को इग्नोर कैसे कर सकते हो? ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा और ये सुनकर वांग जी के ईयर्स पिंक हो गए और उसने वीइंग की तरफ देखते हुए कहा, यही तो मेरा सवाल है। इस पर वीइंग ने कहा, सवाल? इस पर वांग जी ने नोट करते हुए कहा, आपके लाइफ में और भी ओमेगास होंगे और आपका जो स्टेटस है उसके लिए भी बहुत सारे ओमेगाओं की जो आपसे शादी करने के लिए तैयार होंगे, तो आपने मुझसे ही शादी क्यों की? इस पर वीइंग ने वांग जी की तरफ देखा और उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने वांग जी के फॉरहेड पर किस किया और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें मैं याद भी नहीं होऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से याद रखा है। तुम्हें याद है जब तुम्हें स्कॉलरशिप मिली थी और तुम उस कॉलेज में आए थे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के रूप में? ये सुनकर वांग जी ने वीइंग की तरफ देखा, क्योंकि वीइंग ने उस कॉलेज का नाम लिया था। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। वांग जी ने वीइंग की तरफ देखते हुए कहा, तो तो क्या तुम मुझे वहाँ से जानते हो? ये सुनकर वीइंग ने नोट करते हुए कहा, तुम आर्ट्स डिपार्टमेंट में आए थे और तुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थे, लेकिन जब तुम वहाँ पर आए थे तो मैं लास्ट ईयर स्टूडेंट था। मेरा बस लास्ट ईयर बचा था। वैसे भी हमारे सेक्शन से लगते मैं बिजनेस में मेजर कर रहा था और तुम आर्ट्स के थे, इसीलिए हम लोग ज़्यादा मिल नहीं पाते थे। लेकिन तुम जब से वहाँ पर आए थे तो कॉलेज में बातें होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि तुम किसी से बात नहीं किया करते थे। तुम्हारा फेस हमेशा एक्सप्रेशन लेस होता था, तो तुम्हें सब कॉलेज में आइस प्रिंस बुलाते थे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना। ऐसा सुनकर वीइंग ने चकल करते हुए कहा, क्योंकि मेरा हस्बैंड कभी इन गॉसिप्स में ध्यान देता ही नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना करता था और मुझे कहने की क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ऐसा कौन सा पर्सन है जो किसी से बात नहीं करता और आइस प्रिंस के नाम से फेमस है। तो मैंने तुम्हें एक बार देखा और जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड फील करता था। पहले मुझे लगा था कि ये सिर्फ अट्रैक्शन होगा, लेकिन जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम्हें जानने में जो मेरा इंटरेस्ट था वो ज़्यादा बढ़ गया। मैं जैसे तुम्हारे बारे में हर चीज़ जानना चाहता था, इसलिए मैं जब भी मेरे पास टाइम होता था मैं तुम्हारा पीछा किया करता था। लेकिन मैं तुम्हें अप्रोच भी करना चाहता था, लेकिन मैं देख सकता था कि तुम ना तो किसी अल्फ़ा से बात करते हो और ना ही तुम किसी अल्फ़ा के पास भी जाना पसंद करते हो, इसलिए मुझे डर था। वैसे तुम तो कॉलेज के एस प्रिंस थे, मैं भी कॉलेज का आउट प्रिंस था, और अगर मैं तुम्हें प्रपोज भी करने जाता या फिर तुमसे बात करने जाता और तुम मुझे मना कर देते तो कॉलेज में मेरी क्या इज्जत रह जाती। इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं जा पाया था और हाफ ईयर में ही मुझे चाइना छोड़कर यूएसए जाना पड़ा था पढ़ाई के लिए, मेरी आगे की पढ़ाई के लिए। तो उस वक्त मैं तुमसे ना तो बात कर पाया और ना ही तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा जान पाया था, सिवाय इसके कि तुम स्कॉलरशिप से यहाँ पर पढ़ने आए थे। लेकिन जब मैं 2 साल बाद वापस आया था तब मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, लेकिन पहले मुझे अपना बिजनेस सेटल करना था, इसीलिए उस चीज़ में भी बहुत टाइम लग गया। और जब तक मैं तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल पाता तब तक मुझे पता चला था कि तुम उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जिससे हम
पढ़ कर गए थे और तुम एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हो, तुम्हारा नाम उस यूनिवर्सिटी में चलता है। इसीलिए जैसे ही मैंने तुम्हारे बारे में सर्च किया मुझे सब कुछ पता चल गया था। और अब तो मैं तुमसे शादी करना चाहता था, मैं तुम्हें सीधा अप्रोच करना चाहता था, लेकिन मैं रिजेक्शन से डरता था। इसीलिए मैंने तुम्हारे घर पर सीधा अपने पेरेंट्स को भेजा था। मुझे लगा था कि शायद तुम मना कर दोगे, लेकिन तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया। इसीलिए मैं खुश था। मुझे लगा था कि तुम शादी करना चाहते हो, लेकिन जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। तो मुझे लगा था कि शायद तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो। और आज जब मैंने देखा कि तुम आज भी मुझे इग्नोर कर रहे हो तो मुझे गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो सब हो गया। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग उससे यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से प्यार करता है। वांग जी ने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। वो तो विंग नाम के किसी लड़के को जानता तक नहीं था। कॉलेज का हॉट प्रिंस कौन है, ये वांग जी ने एक दो बार बातें सुनी थी कि कॉलेज का हॉट प्रिंस हाफ ईयर में ही कॉलेज छोड़कर जा रहा है, लेकिन वांग जी को इन सब चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट था नहीं। तो ना तो उसने उस इंसान का पता लगाया, ना ही उसे गॉसिप्स में इंटरेस्ट था, तो उसने कुछ और किया। लेकिन अब जब वो ये देख रहा है कि उस कॉलेज का हॉट प्रिंस उससे प्यार करता है और इतनी सारी ओमेगाओं को छोड़कर उसने वांग जी को सिलेक्ट किया है। वांग जी को ऐसा लग रहा है जैसे वो भी क्लाउड 9 पर था। वो तो खुद को मून पर फील कर रहा था। वो दोनों ही बस एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। वांग जी को भी नहीं समझ आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। और विंग ने जो अपना कन्फेशन दिया था वो बस वांग जी का जवाब जानना चाहता था। वैसे तो उसे जवाब मिल चुका था जैसा वांग जी ने डिस्क्राइब किया था, लेकिन फिर भी वो वांग जी के फेस की तरफ देख रहा था। लेकिन फेस की तरफ देखते देखते ही विंग की नज़र वांग जी के लिप्स पर गई, जो कि बाइट करने की वजह से फॉलो हो चुके थे, क्योंकि वांग जी खुद को रोने से रोक रहा था। जब वो गाड़ी में था तो वो नहीं चाहता था कि ड्राइवर उसके रोने की आवाज़ सुने। वांग जी ने नहीं चाहता कि कोई उसे टूटा हुआ देखे, तो इसीलिए वो नहीं चाहता था कि किसी को बता रहा है। तो वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था, इसलिए वो स्वॉलो हो चुके थे। और ये देखकर विंग को पता नहीं क्या हो रहा था, वो वांग जी के लिप्स की तरफ झुक रहा था। और ये देखकर वांग जी की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ रही थी। विंग धीरे धीरे उसके लिप्स की तरफ झुक रहा था, लेकिन जैसे ही उसे किस करने वाला था किसी का फ़ोन रिंग किया। ये फील होने के साथ ही वांग जी जो भी एक डेज में चला गया था, और विंग जो भी वांग जी को किस करने ही वाला था, फ़ोन बजने के साथ ही वांग जी तुरंत विंग से दूर हट गया। और विंग ने अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला तो उसने देखा कि वहाँ पर उसकी माँ का कॉल आ रहा था। विंग ने अपनी आंखें बंद की, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि कितना परफेक्ट मोमेंट था जो उसकी माँ ने ख़राब कर दिया। लेकिन वांग जी का पूरा फेस रेड हो चुका था। इससे पहले कि विंग कुछ कह पाता, वांग जी तुरंत वहाँ से बस भाग कर बाहर चला गया। और विंग ने उस फ़ोन की तरफ देखकर ग्रोन किया। फिर उसने फ़ोन को उठाया और उसने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ क्या हुआ। इसमें मैडम ने कहा, क्या हुआ का क्या मतलब है, तुम दोनों हो कहाँ, वांग जी कहाँ हैं, क्या वो ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं, वो तो वॉशरूम का बोल कर गया था। और तुम कहाँ हो, क्या वांग जी तुम्हारे साथ है। ये सुनकर विंग ने साय करते हुए कहा, माँ मैं वांग जी को लेकर घर पर आ गया हूँ, वांग जी को कुछ ठीक फील नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं वांग जी को लेकर यहाँ पर आ गया। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। ये सुनकर मैडम ने कहा, तबीयत सही नहीं है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ ज़्यादा तबीयत सही नहीं है तो तुम उसे घर क्यों लेकर गए, तुम उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए। उस पर विंग ने कहा, माँ उसका सिर्फ सिर दर्द हो रहा है और कुछ ज़्यादा बात नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए, आप बस पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं यहाँ उसका ध्यान रखने के लिए। ये सुनकर मैडम ने कहा, तुम ये श्योर करना उसका ध्यान ही रखना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं, समझ में आया तुम्हें। इस पर विंग ने कहा, माँ वो मेरा हस्बैंड है, मुझे पता है उसका ध्यान कैसे रखना है, आप प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना अच्छा मोमेंट आपने खराब कर दिया। ये बोलकर इससे पहले कि वो मैडम की बात सुन पाता उसने उस फ़ोन को कट कर दिया। फिर उसने चारों तरफ देखा तो उसने अपने हस्बैंड को देखा नहीं। उसने साय किया, फिर उसने अपने उस कोट को उतार दिया और टाई को उतार दिया। उसने अपनी स्लीव्स को ओपन किया और उसे अपने कोहनी तक रोल कर लिया, अपने शर्ट के 2 बटन्स को ओपन कर लिया और वो नीचे की तरफ जाने लगा। जब वो नीचे गया तो उसे किचन में से कुछ आवाज़ आने लगी और वो किचन की तरफ जाने लगा तो उसने देखा कि वांग जी शायद खाना प्रिपेयर कर रहा था। और ये देखकर वहीं के फेस पर एक हल्का सा स्मिर्क भी आ गया, स्माइल भी आ गई। वो तुरंत गया और उसने वांग जी को बेखब कर लिया। और ये फील होने के साथ ही वांग जी अपने काम में बिजी हो चुका था। अचानक ही जब किसी ने उसे पीछे से किया तो एक पल के लिए वो चौंक गया, लेकिन विंग की उस अल्फा सेंट को जो वांग जी पहचानता है, उस फील होने के साथ ही वो हल्का सा रिलैक्स हो गया। विंग ने वांग जी के शोल्डर पर अपनी चिन को रखते हुए कहा, तो तुम क्या बना रहे हो इतनी रात को। इस पर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, हम पार्टी से आ गए हैं, आपने डिनर भी नहीं किया है और हम वापस भी तो नहीं जा सकते, तो मैं बस डिनर बना रहा था। ये सुनकर विंग ने कहा, भूख तो मुझे लगी है, वैसे भी हम पार्टी से ऐसे ही आ गए, मैं बस वाइन पी रहा था।
और वहाँ पर कुछ भी मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। आज के बाद मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करना। ये बोलकर उसकी पकड़ वांग जी पर और ज़्यादा टाइट हो चुकी थी और ये फील होने के साथ ही वांग जी का पूरा फेस फिर से रेड हो गया और उसने कहा, हाँ। थोड़ी देर तक वांग जी कुछ नहीं करता क्योंकि विंग उसे पकड़ खड़ा हुआ था और ये देखकर विंग ने कहा, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, हमारे पास पूरी रात थोड़ी है। इस पर वांग जी ने कहा, आप मुझे छोड़े तो मैं काम करूं। इस पर विंग ने कहा, क्यों, तुम ऐसे काम नहीं कर सकते, आज तुम ऐसे ही काम करोगे। ये सुनकर वांग जी प्रोटेस्ट तो करना चाहता था लेकिन फिर उसने अपने जिद्दी हस्बैंड के सामने घुटने टेक दिए और उसने बस साय किया। उसके बाद जब जैसे जैसे वांग जी काम कर रहा था, उसे कुछ लेना होता तो वो इधर जाता, कुछ लेना उधर जाता, तो विंग साथ जा रहा था। वो वांग जी के पैरों के रिदम को मिला रहा था। वांग जी जिधर जाता विंग भी उधर ही जाता और उसने एक पल के लिए भी वांग जी को नहीं छोड़ा था। और फाइनली डिनर तैयार हो चुका था। वांग जी ने सिंपल खाना बनाया था। फिर उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे डिनर लगाना है तो अब तो आप मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनकर विंग ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो छोड़ना ही नहीं चाहता था। और ये देखकर वांग के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसके बाद विंग जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया लेकिन उससे पहले वो कुछ सामान लेकर गया था क्योंकि वांग जी बहुत देर से काम कर रहा था। तो विंग भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कुछ लेकर गया। तो वांग जी बचे कुछ सामान वहाँ पर दे गया। उसके बाद लोग बैठकर देर करने लगे थे। वांग जी और विंग आमने सामने बैठे हुए थे। वैसे तो विंग चाहता था कि वांग जी उसके पास बैठे लेकिन इससे पहले कि विंग का पता वांग जी पहले ही बैठ गया था। और विंग भी वांग जी को फोर्स नहीं करना चाहता था क्योंकि वो देख सकता था वांग जी का पूरा फेस वैसे ही रेड हो चुका था, इसलिए वो और ज़्यादा टीज वांग जी को नहीं करना चाहता था। उसके बाद उन्होंने अपना डिनर शुरू कर दिया था। डिनर एंड होने के बाद वांग जी ने अपनी प्लेट्स उठाई और वो उसे सिंक में ले गया। विंग ने भी अपनी प्लेट्स को उठाकर सिंक में रख दिया। वांग जी अपने हाथों को वॉश कर रहा था और उस सामान को रखना चाहता था, इसलिए उसने अपने हाथों को वॉश किया था। लेकिन तभी विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा, इन सबको छोड़ दो, सुबह आकर सर्वेंट्स क्लीन कर देंगे, तुम मेरे साथ रूम में चलो। इस पर जिस तरह से विंग ने वांग जी से ये सब कहा था, विंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा असकी लग रही थी और ये सुनकर वांग जी पूरी बॉडी में जैसे करंट दौड़ रहा था। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, पर रात के बर्तन सुबह रखना अच्छी बात नहीं होती। आप चलिए, मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा, वैसे भी ज़्यादा बर्तन नहीं है, मैं अभी साफ करके आ जाऊँगा। ये सुनकर विंग ने कहा, लंजा, सुबह सर्वेंट्स कर लेंगे ना। इस पर वांग जी ने कहा, पर मैं कर लूँगा, वैसे भी अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, तो आप जाइए, मैं अभी आता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, तो तुम मुझे फिर से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। इस पर वांग जी ने कहा, नहीं, मैं आपको क्यों इग्नोर करूँगा। विंग ने कहा, मुझे लग तो ऐसा ही रहा है। इस पर वांग जी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत लग रहा है। ये सुनकर विंग ने कहा, तो ठीक है, मैं लिविंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ हूँ, मैं भी देखता हूँ तो कब तक बर्तन धोते हो। ये बोलकर वो जाकर बैठ चुका था और वांग जी अब डिशेज धोने लग गया था। वैसे तो वांग जी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता लेकिन आज वांग जी जानबूझकर ज़्यादा टाइम ले रहा था क्योंकि उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो विंग के साथ एक रूम में और रात तो वांग जी पहले जाकर सोया भी नहीं, तो वो विंग से कैसे बात करेगा। और विंग ने जो कुछ भी कहा था, जिस तरह से विंग उसकी तरफ देख रहा था, वांग जी को अजीब सी फीलिंग हो रही थी अपने दिल में और पता नहीं कि उसे कुछ तो हो रहा था। तो वो विंग के सामने फिलहाल तो नहीं जाना चाहता था और वो देख रहा था झुक झुक कर कि विंग अभी भी बैठा हुआ है और अपने फ़ोन में लगा हुआ है। ये देखकर वांग जी बस सहाय कर रहा था कि विंग ने सोच लिया है कि आज वो उसके साथ रूम में जाएगा। लेकिन फिर वांग जी के दिमाग में आइडिया आया। उसने अपनी सारी डिशेस को वॉश किया और विंग की तरफ देखा जो कि फ़ोन में लगा हुआ। तो उसने सोचा कि क्यों ना विंग के उसकी तरफ देखने से पहले वो रूम में चला जाएगा और सोने की एक्टिंग करेगा ताकि विंग फिर से उसे कुछ कह ना पाए या फिर उसके साथ कुछ कर ना पाए। यही सोचकर वांग जी बिल्कुल धीरे धीरे किसी बच्चे की तरह जिसने कुछ चुराने की कोशिश की और फिर धीरे धीरे वो दूर जा रहा हो वैसे ही वो धीरे धीरे जा रहा था। अरे इतने धीरे जा रहा था कि वो कुछ आवाज़ ना करे। लेकिन जैसे ही उसने अपना कदम सीढ़ियों पर रखा, उसने एक आवाज़ सुनी, भागने की कोशिश कर रही हो लिटिल वाइफी। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और अपनी जगह पे वो फ्रोज हो गया। तभी उसे विंग की प्रेजेंस अपने पीछे फील हो रही। उसने विंग की तरफ देखा, वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, बस उसे विंग की प्रेजेंस अपने पीछे फील हो रही थी। वांग जी ने बिना घुमे कहा, भागने की कोशिश, मैं क्यों भागने की कोशिश करूँगा, मुझे बस नींद आ रही थी तो मैं रूम में जा रहा था, मुझे लगा कि आप भी रूम में होंगे इसीलिए। इस सुनकर विंग ने कहा, ओह, पर मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे कहा था कि मैं लिविंग रूम में बैठकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी जल्दी भूलते हो क्योंकि तुम एक प्रोफेसर हो, तुम्हारी मेमोरीज बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये सुनकर वांग जी के मुट्ठियाँ बिछ गई। उसे नहीं समझ आया था कि वो क्या करे।
वांग जी किसी से भी जीत सकता है, लेकिन विंग से कभी जीत ही नहीं पाता है। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमा लिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो मेरी वाइफ फिर मुझसे झूठ भी बोलने लगी है। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा था, मुझे सच में नींद आ रही थी और मुझे लगा कि सच में आप चले गए होंगे। आपने बहुत देर पहले कहा था तो मुझे नहीं, मैं भूल गया था। ये सुनकर विंग ने कहा, ओह पर कोई नहीं, मैं तुम्हें भी याद दिला दूंगा। वैसे भी मैं भी तो तुम्हारे साथ रूम में चल ही रहा था। ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वांग जी विंग के ऊपर झुक गया। उसके दोनों हाथ विंग के शोल्डर पर चले गए। विंग ने वांग जी के चीख को सहलाते हुए कहा, वाइफी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम मुझसे पहले ही बहुत भाग चुके हो और अब तुम्हारा अल्फा तुम्हें कहीं भागने नहीं देगा। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा और फिर से वो अपने लिप्स को वांग जी के क्लोज में आने लगा। और अब विंग कोई भी हर्डल अपने बीच में नहीं चाहता, लेकिन इसीलिए अब वो अपने लिप्स को धीरे नहीं बल्कि थोड़ा सा तेज रफ्तार में लेकर गया और उसने तुरंत वांग जी के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रख दिया और उसे किस करने लगा। वो किस सॉफ्ट था, स्लो था, जैसे विंग कन्फेस कर रहा हो उस किस के थ्रू कि वांग से कितना प्यार करता है। उस किस में तड़प थी, जैसे विंग कितने सालों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, कितने सालों से वांग जी का इंतज़ार कर रहा था और फाइनली उसने आज वांग जी के पास था। विंग ने अपने एक हाथ को वांग जी के वेस्ट के अराउंड रैप कर लिया था और वांग जी भी जो धीरे धीरे एक पल के लिए वो शॉक हो चुका था विंग की सडन अटैक से, लेकिन धीरे धीरे वो भी उस किस में मेल्ट होने लगा, अपने अल्फा की वार्मथ में मेल्ट होने लगा। थोड़ी देर तक किस करने के बाद विंग ने वांग जी के लिप्स को छोड़ दिया और उसने वांग जी की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल विंग ने वांग जी को ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लिया और ये फील होने के साथ ही वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी थी लेकिन विंग के फेस पर बस एक स्मित था। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, हमारी वेडिंग नाइट के दिन तो मेरी वाइफ थक चुकी थी, इसीलिए मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन आज जब मुझे पता है कि मेरी वाइफ भी मुझसे प्यार करती है और मैं भी अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो क्यों ना आज हमारी वेडिंग नाइट मनाई जाए। वैसे भी आज हमारे आवाज़ें सुनने के लिए इस घर में कोई नहीं है। ये बोलकर वो वांग जी को अपने रूम की तरफ ले जाने लगा और वांग जी को पूरा फेस रेड हो चुका था। और जैसे कि विंग ने कहा था, आज विंग ने अपनी पूरी वेडिंग नाइट का बदला वांग जी से लिया था, लेकिन इस चीज़ में वो ये नहीं भूला था, उसने हर चीज़ में वांग जी की परमिशन ली थी, हर टच में वांग जी की परमिशन ली थी। बिना वांग जी की परमिशन के उसने कुछ नहीं कहा था, यहाँ तक कि बीच में भी जहाँ तक शायद ही कोई वहाँ तक आकर वापस जा सकता था, विंग ने इस चीज़ की परमिशन भी वांग जी से ली थी कि अगर वांग जी चाहता है तो वो ये सब करेंगे। लेकिन वांग जी विंग की आंखों में सिंसियरिटी देख सकता था और इस एज पर भी जहाँ कोई वापस जा नहीं सकता, लेकिन विंग तब भी पूछ रहा था कि अगर वो चाहते तो वो यहाँ पर रुक सकते हैं। और वांग जी के लिए ये चाहिए था क्या कि उसका अल्फा उसे इतना प्यार करता है कि हर चीज़ में उसकी परमिशन ले रहा है। वांग जी खुश था और उस रात फाइनली ये दो सोल्स एक हो चुकी थी। विंग जो इतने सालों से वांग जी का इंतज़ार कर रहा था और वांग जी जिसका डर था कि उसे एक ऐसा अल्फा मिलेगा जो बस उसे डोमिनेट करेगा, जो उसकी इच्छा या ना इच्छा से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वांग जी की लाइफ चेंज हो चुकी थी। अब जब विंग को पता था कि वांग जी उसके लिए क्या फील करता है और उन सबके बीच वो सब हो चुका था, तो उसके बाद तो विंग फिर क्या था, मार्च से अपने स्विंग वांग जी के पीछे ही पड़ गया था। जब भी उसे मौका मिलता वो वांग जी से किसी से चुराया करता, और अब तो वो कॉलेज भी वांग जी को छोड़ने खुद जाता था और वांग जी को लेकर भी खुद ही आया करता था। वो वांग जी को डेट्स पर ले जाने लगा था और ये देखकर मिसेस वी और वो फैमिली भी खुश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देख सकते थे कि उन सबका रिश्ता तो अच्छा था, लेकिन वांग जी और विंग का रिश्ता कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा ही लग रहा था। लेकिन अब जब उन दोनों के विंग और वांग जी दोनों खुश थे तो वो फैमिली भी हैप्पी थी। उसके बाद वांग जी प्रेग्नेंट हुआ था और उन लोगों की फैमिली और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैडम भी तो इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो बता नहीं सकती थी। वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन लेन फैमिली जो थी मैडम लेन को अपनी गलती का एहसास हुआ था और इसी के लिए वो वांग से माफ़ी मांगने आई थी। तो उसने वादा किया था कि आज के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और मिस्टर लेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था वांग जी के जाने से, वांग जी कुछ करने से उन्हें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो लगता था कि वो एक अल्फा है तो वो कुछ भी कर सकते थे। और आज भी उन्हें लगता है कि अगर वो उनका बेटा वांग जी की जगह कोई अल्फा होता तो शायद आज हालात कुछ अलग होते। लेकिन मैडम लेन अब सुधर चुकी थी। वही वांग जी अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश था, उसे वो खुशियाँ मिली थी जिसकी शायद उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तो ये छोटा सिर्फ यहीं पर ही एंड होता है। कमेंट बताना कि आपको कैसा लगा।
and thank you for watching.